Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। ऑपरेशंस रिसर्च में बच्चों असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, यूनिट नंबर 3। उसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का पार्ट, जिसके ऑलमोस्ट हम 3-4 सम्स देखेंगे। उसके पहले हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा छोटा सा उसका मीनिंग है और एक छोटी सी फॉर्मूला है। थियरी में रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ है नहीं, तो मीनिंग और वो फॉर्मूला को समझने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा प्यारा प्यारा एग्जाम्पल वाला पार्ट, और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Now we will study the meaning of replacement problem. अब रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में होता क्या है? तो जब भी कोई प्रोडक्ट या मशीन हम यूज़ करते हैं तो कुछ सालों के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती रहती है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है, काम करने की शक्ति, वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो कितने ईयर्स के बाद उस प्रोडक्ट को या मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। और उसके ऊपर से हम उसका ऑप्टिमम या बेस्ट टाइम ढूंढेंगे कि कब प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए। तो अब उसका मीनिंग देख लेते हैं। सो इफ अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी purchases some trucks, then the efficiency of the trucks decreases with time and maintenance cost increases with time. So the company has to bear loss in business. So लॉस से अगर आपको बचना है तो नेचुरली इन ट्रक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। सो इट इज देयरफॉर इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी to replace the old trucks by purchasing new trucks after certain years. This type of problem are known as replacement problems, in which we have to determine the optimum time for the best replacement year. यानी हमें बेस्ट कौन से ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, उससे रिलेटेड हमारे पास मेथड है, एक फॉर्मूला है एवरेज टोटल कॉस्ट की, जिसका इस्तेमाल करके हम ये ऑप्टिमम टाइम डिसाइड करेंगे। देखने वाले हैं हमारी मेथड, जिसके अंदर हम रिप्लेसमेंट का ईयर डिसाइड करेंगे। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है: द एवरेज टोटल कॉस्ट TA is equal to C minus S plus sigma F of T divided by N, where C is equal to capital cost, या हम इसे कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, S is scrap value और रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ n years। स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं, रीसेल वैल्यू कह सकते हैं। F of T, F of T is maintenance cost or operating cost, and sigma F of T total accumulated maintenance cost। and फाइनली कब करना चाहिए प्रोडक्ट या मशीन को रिप्लेस, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं कि द आइटम शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ दैट ईयर फॉर विच TA इज मिनिमम। जब TA की वैल्यू यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम हो, तब हमें कोई भी मशीन या प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए। तो अब रिप्लेसमेंट की जो बेसिक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, उसको हमने समझ लिया है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो उससे रिलेटेड हमारे पास ऑलमोस्ट एक मेथड के एग्जाम्पल है, खाली टेबल का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो ऑलमोस्ट हम 3 एग्जाम्पल्स आज करने वाले हैं, जिसमें पहला जो सम है बच्चों वो है हमारा सम नंबर 18। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है कि टेबल देख सकते हो, फैक्ट्री ओनर फाइंड्स फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल प्राइस। मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर वाइज बढ़ती जाती है और प्रोडक्ट जो है उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से रीसेल प्राइस धीरे धीरे घटती जाती है। और परचेज प्राइस दी है जिसे हम C कहेंगे, फॉर्मूला आगे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। सो परचेज प्राइस नोटेशन वाइज C, यानी वो हमारे पास है यहाँ पे 80,000।
कैलकुलेटर का यहाँ पे प्रॉपर यूज़ करना ज़रूरी बनेगा बच्चों, खास ध्यान रखना है। और अब जो टेबल दिया गया है उसे हम ड्रॉ करेंगे। 8 ईयर्स का डेटा दिया गया है, मिनिमम 6 ईयर्स का डेटा आपको वो देंगे। ईयर को हम नोटेशन में एन कहते हैं। ठीक है, ईयर के नोटेशन को एन यूज करेंगे। हमारे पास टोटल 8 साल का डेटा है, 8 ईयर्स का डेटा है टोटल, ओवरऑल कहते हैं हम। देन उसके बाद जो दिया है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट, रुपीज में दिया जाता है। फिर हमें ढूंढना होगा एक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, संचयी आवृत्ति कहता था ना जेवू था, जिसे हम कहने वाले हैं नोटेशन में सिग्मा एफ ऑफ टी। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर कहना है तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ टी। वैसे इस नोटेशन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट के, फिर भी कहना है तो हम एफ ऑफ टी कह सकते हैं। देन हमें दिया जाता है रीसेल प्राइस, रीसेल प्राइस या स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है, उसे हम कहेंगे एस। तो बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है द एवरेज टोटल कॉस्ट, उसके लिए हमें पहले चाहिए होता है टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट सी माइनस एस प्लस सिग्मा एफ ऑफ टी। एंड लास्ट में हम ढूंढते हैं हमारा टी ए, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी हम मेंशन करेंगे एन। अल्टीमेटली हमारे पास 3 कॉलम्स अवेलेबल होगी यहाँ पे। दिस इज 10,000, 13,000, सॉरी हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट दी गई है 10,000, 13,000, देन 17,000। धीरे धीरे मेंटेनेंस बढ़ता जाता है प्रोडक्ट का या मशीन का, और परचेस करने वाला पर्सन परेशान होता है क्योंकि कितनी बार उसे हम रिपेयर करवाएंगे। सो अल्टीमेट लास्ट में देखते हो आप, अगर 8 साल तक प्रोडक्ट रखी जाए तो 60,000 मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उस 8th ईयर में, जबकि कॉस्ट प्राइस 80,000 है। ठीक है, तो कब रिप्लेस करना चाहिए प्रोडक्ट को, तो वही हमें ऑब्जर्व करना है। पहले ईयर में उसकी प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 40,000 है, देन धीरे धीरे सेलिंग प्राइस जो है घटती जाती है, या रीसेल प्राइस कह सकते हैं, घटती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी रीसेल प्राइस जो है वो फिक्स हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो लास्ट तीनों में 4,000, 4,000 एंड दिया गया है 4,000। ठीक है, तो ये टेबल का फॉर्मेट रहता है। कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि 20 नंबर है उसके अंदर वो रीसेल प्राइस नहीं होती, ईयर वाइज डिक्रीज होने वाली, वो फिक्स वैल्यू हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू। तो उसमें कॉमन रहेगी वो कॉस्ट एक ही रहती है, और कभी कभी रीसेल प्राइस देते भी नहीं है, यानी मेन टेबल यही रहेगा कैलकुलेशन करने वाला। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ढूंढना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, टोटल करना है। ठीक है, तो पहले में एट द एंड ऑफ 1 ईयर 10,000 रहेगा, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स प्लस करना है, सो 23,000, फिर प्लस 17 करना है यानी 40,000। ये हम करते थे, CF वाले एग्जाम्पल होते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, सो 40 + 22 यानी 62,000, 62 + 29, अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा, 91,000, 91 + 38 1,29,000 प्लस 48 यानी 1,77,000, एंड एट लास्ट प्लस 60 करेंगे तो 2,37,000। यानी अगर मैं 8 साल तक मरम्मत करवाता रहूँगा, मेंटेनेंस करवाता रहूँगा, तो ओवरऑल देख सकते हैं हम टोटल 2,37,000 रुपये, 2,37,000 रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी हमें। तो प्रोडक्ट 8 साल तक क्या रखनी चाहिए? हाँ, नेचुरली नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा। तो कब रिप्लेस करनी चाहिए, उसी के लिए हमारी प्रोसेस है। वैसे हम आगे थियरी में कह चुके हैं, टीए की जिस ईयर में मिनिमम वैल्यू हो उसके एंड ऑफ द ईयर पे हम उसे रिप्लेस करवाएंगे। ठीक है, अब जो काम है उसमें करना है C - S, C यानी 80,000 - 40,000 प्लस 10,000। ठीक है, पहला पार्ट है 80 - 40 यानी 40 + 10 यानी 50,000। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन है, मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए, बाकी चलेगा, आपको डायरेक्टली करना ही है, हर सम में हम करेंगे यही पार्ट। ठीक है, सो C - S प्लस सिग्मा FT। ठीक है, चाहो तो आप ये पहले प्लस कर लो, बाद में माइनस करो तो भी चलेगा, प्लस माइनस में टेंशन नहीं है। 80 - 20 यानी 60, 60 + 23 यानी 83,000। 80 - 12, 80 - 12
कर देते हैं हम सीधा कैलकुलेटर का यूज करके। 68,000 प्लस होगा 40,000, ठीक है। तो 1,16,000। चेक कर लेते हैं हम फिर से एक बार, ठीक है। प्लस 40,000, ओके, ये तो नॉर्मल है। 1,08,000 होगा, ठीक है। देन 74 प्लस 62 1,36,000। काम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड वर्क है। फिर 80 माइनस 5 यानी 75 प्लस 91 करेंगे यानी 1,66,000। देन 76 फिक्स रहेगा, 76 प्लस 129 तो वो होगा 2,05,000 रुपये। देन 76 प्लस 1,77,000 दैट शुड बी 2,53,000। 76 प्लस 237 यानी 3,13,000, ठीक है। तो ये जो आंसर मिला ये टोटल कॉस्ट मिली है, हमें डिसाइड करना है टीए के ऊपर से। फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी उसमें तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। दूसरा है 83,000 है, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब सभी में डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी हम डायरेक्टली लिखेंगे, यानी ये होगा 41,500। टीए की जो कैरेक्टरिस्टिक है एवरेज टोटल कॉस्ट है उसकी, कि वैल्यू जो है टीए की धीरे 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 घटती जाती है एंड आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस अप टू सम इयर्स एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस। पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीए, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो उस वक्त आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ टीए डिक्रीजेस अप टू सम इयर्स एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, ठीक है। तीसरे में अब मैं डायरेक्टली करूंगा, 1,08,000 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो आएगा 36,000, ठीक है। तो आंसर में चौथा है 136,000, 1,36,000, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 34,000। उसके बाद 166 है, 1,66,000, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 5 से तो वो मिलेगा हमें 33,200। देख सकते हो वैल्यू धीरे 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 घट रही है, देखना ये है कि कब तक वैल्यू घटती रहेगी। डिवाइडेड बाय मैं आप करूंगा 6, तो अब आप देख सकते हो वैल्यू बढ़ी, 34,166.66 है, 67 लिखूंगा, यानी 1 2 3 4 5 साल तक घट रही है वैल्यू, छठे साल में बढ़ रही है, यानी वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट जहां पे मिनिमम वैल्यू है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। बाकी की वैल्यू भी ढूंढना जरूरी है बच्चों। तो डिवाइडेड बाय अब हम करेंगे 2,53,000 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो दैट इज 36,143 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 3,13,000 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं दैट इज 39,125, ठीक है। तो कंक्लूजन जो लिखना है हमें आंसर, उसमें भी खास ध्यान रखेंगे, हम लिखेंगे हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ टीए, दोनों मेंशन करना है, पूरा लिखोगे नहीं तो चलेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट इज 33,200 इन द 5th ईयर, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो ईयर के बीच में नहीं बेचनी है, हमें रिप्लेस करनी नहीं है, हमें लिखना होगा देयरफॉर द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड कब रिप्लेस करोगे, तो एंड में, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो जब आंसर मेंशन करना होता है तो वो आप लिखोगे एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये हुई हमारी पूरी मेथड, जिसके अंदर हमें इस सम के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट दिया गया है, रीसेल प्राइस दी गई है, ठीक है, ये दो चीजें दी गई है, और उसका इस्तेमाल करके हमें सिग्मा एफटी ढूंढना है, टोटल कॉस्ट ये फिक्स फॉर्मेट है, एक सम कंफर्म पूछा जाता है, ऑप्शन कैसे सेट करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट का सम करना पड़ेगा इसके साथ, वो मैक्सिमाइजेशन वाला होगा या नॉर्मल मिनिमाइजेशन वाला होगा, वो फिर आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो एग्जाम में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसी कैटेगरी में थोड़ा सा परिवर्तन हो वैसा सम, यानी कि अब जो है इसके बाद वाला सम जो है वो 19 नंबर नहीं कर रहे हम, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, तो 26 नंबर का सम मैं होमवर्क में दूंगा इसके साथ, ठीक है, इसके जैसा है। अब हम एक ऐसा सम देखेंगे जिसके अंदर उन्होंने हमें टेबल के अंदर स्क्रैप वैल्यू या रीसेल प्राइस जो है वो दी हो, बट टेबल के अंदर ना दी हो, ठीक है, वैल्यू में रीसेल वाला खाना ही ना दिया जाए, ना दी जाए वो कॉलम,
तब हम प्रोडक्ट को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो वो पार्ट हमें देखना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम देख रहे हैं सम नंबर 24, जिसमें भी हमें 8 ईयर्स दिए गए। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन में टेबल का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी मेरे लिए थोड़ा फायदा, आपको तो फिर से टेबल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एस रीसेल प्राइस, वर्ड बदल जाए अगर, क्या दिया जाता है, कभी कभी स्क्रैप वैल्यू देते हैं, कभी कभी मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह पे वो लोग वर्ड यूज करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आपको वहां पे वर्ड्स चेंज करने उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है बच्चों। खास ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से काम करना है। फॉर्मूला अगेन वही रहेगी हमारी। तो सबसे पहले सम नंबर 24, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है तो मैं लिखने वाला हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 6100। सस्ता मशीन है, थोड़ा टेंशन नहीं करते। एंड बाद में जो दिया गया है, एंड इट्स रीसेल वैल्यू, यानी मशीन शायद चाइनीज होगी, प्रोडक्ट खरीद लिया आपने तो टेंशन नहीं, मगर बेचने जाओ, पहला ईयर हो या 8वां ईयर हो, 100 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, शायद भंगार ना भावे वजन करी ले जाता है। तो रीसेल प्राइस 100 रुपये लिखी है, तो हर एक के अंदर 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। टेबल के अंदर ऐसे लिखना जरूरी है, वैसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारा C माइनस एस तो मैं यहीं पे लिख दूंगा। C माइनस एस जो है वो 6100 माइनस 100, यानी वो होगा 6000। ठीक है, कैलकुलेशन का काम इजी हो गया है। ठीक है, अब जो काम करना है वो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ही लिखा गया है यहाँ पे भी। एक समय हम ऐसा भी करेंगे जब ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्ड यूज किया जाए। ओके, तो अब जो हमें काम करना है वैसा ही करना है जैसे हम कर रहे थे। सबसे पहला तो एक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले में 100, देन 350 प्लस करना है, हर 350 प्लस 4 750, देन 1350 2250, देन 3450 5050। चेक कर लेते हैं गड़बड़ नहीं हो इसलिए। ठीक है, सो 5050 एंड उसके बाद तो पता चल जाएगा 7050। ठीक है, चेकिंग कर लेना, डाउट लगता है तो कभी भी, अदरवाइज एक गलती परेशान कर सकती है। यानी अब क्या काम करना है, सिंपली ये एस तो हमने माइनस कर ही दिया है, वो दिखाओगे नहीं तो भी चलेगा। 6000 प्लस 100 6100, 6350 6750 7350 8250। बहुत ही इजी काम हो जाता है। 6 प्लस 3 यानी 9450, 6 प्लस 5 यानी 11050। ठीक है, देन 13050। डिवाइड करने में कष्ट नहीं है, पहले ईयर के बाद 6100 ही रहेगा। देन अब चेक करना पड़ेगा, 6350 बाई 2 करेंगे यानी 3175। थर्ड ईयर में 6350 बाई 3 करेंगे यानी 2250, घटती जा रही है वैल्यू। 7350 बाय 4 करेंगे तो मिलेगा 1837.5, 37 लिख देते हैं। 8250 बाय 5 करना है, ओ वैल्यू घटती ही जा रही है 1650। क्या ऐसा कभी होगा कि वैल्यू बढ़े ही नहीं? नो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, घटती जाएगी। आफ्टर सम टाइम इट मस्ट इंक्रीज। ठीक है, 1575, तो हम जो बोल रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। नहीं, आराम से देखो, वैल्यू कभी ना कभी बढ़ेगी। अब जब तक ना बढ़े तब तक आपको ऐसे करते जाना है। वैसे 8 साल तक में कभी ना कभी बढ़ी जाती है वैल्यू, फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, वक्त आ चुका है 1579। ठीक है, यानी वैल्यू जो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6th ईयर में मिनिमम है, 7th में बढ़ रही है, एंड लास्ट 8th में हम देखने जाए तो वो है 1631.25। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ TA इज एग्जैक्टली 1575 इन द 6th ईयर, therefore the machine should be replaced at the end of 6th year। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन में टेबल कैसा दिया है आपको, उस हिसाब से ही हमें प्रॉपरली काम करना होता है।
ऐसे केस भी आएंगे। अब छोटे छोटे ऐसे अब 2 एग्जाम्पल हम और देखने वाले हैं जिसमें उन्होंने हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं दी होगी, ना ही रीसेल प्राइस, कोई टेबल नहीं होता है। और जब भी कोई भी टेबल ना दिया जाए तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी कंडीशन देते हैं वो लोग कभी कभी, तो उस हिसाब से हमें काम पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम वैसे एग्जैक्टली 2 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1, जिसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो है हमारा रॉक सॉलिड एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है। अब टेबल ना दिया जाए तो ईयर्स कितने लेने चाहिए, तो मेंशन ना किया जाए तो मिनिमम 6 ईयर्स एंड मैक्सिमम 8 ईयर्स, 8 साल तक रिप्लेस हो ही जाती है प्रोडक्ट। अगर ना दिया जाए तो आप उस तरह से काम करते हो, ठीक है, ये आपको खास याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन पहले तो है क्या, वर्ड्स क्या लिखे हैं उस हिसाब से टेबल को इंप्रूव करेंगे। प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹10,000, ठीक है। सो थोड़ी प्राइस अब यहाँ पे बढ़ी, 6100 था लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो है मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया टेबल में, ठीक है, टेबल नहीं है मगर देखो जरा पढ़ना है अच्छे से। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज ₹300 फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, 300 फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 300 है। फिर क्या बोला है, एंड देन इंक्रीजेस बाय 1000 पर ईयर, हर साल में 1,000 रुपये बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे हमें खुद कैलकुलेट करना है, यानी सेकेंड ईयर में क्या होगा प्लस 1000 यानी 1300, थर्ड ईयर में प्लस 1000 2300, प्लस 1000 3300, प्लस 1000 4300 एंड प्लस 1000 5300, 6 ईयर्स तक। ये आंसर तो वैसे हम पहले लिखते नहीं, ये तो मेरा तो टेबल बोर्ड पे फॉर्मेट है इसलिए, बाकी एग्जाम में टेबल बनाना है 6 तक का, 6 तक में रिप्लेस हो जाए प्रोडक्ट तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज 7 8 साल तक का लेना पड़ेगा, मिनिमम 6 ईयर्स तक इस टाइप के एग्जाम्पल में रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला काम ही हमें खुद किया। अब आगे देखते हैं क्या स्क्रैप वैल्यू दी है यहाँ पे, ओ स्क्रैप वैल्यू तो दी ही नहीं है, रीसेल प्राइस दी नहीं है, ठीक है। तो रीसेल प्राइस या स्क्रैप वैल्यू ना दिया जाए तो डैश कर देने का, तो C माइनस एस में S तो है ही नहीं, तो सीधा C में प्लस होगा S, ठीक है, सॉरी C में सीधा ऐड होगा सिग्मा एफ ऑफ टी, S तो है नहीं, ठीक है। सिग्मा एफ ऑफ टी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 300 प्लस 13 1600 प्लस 2300, चेक कर लेना ज़रूरी है, वैसे तो ओके। 39 प्लस 33 7200 प्लस 43,000 4300 11,500 प्लस 53 यानी 16,800। तो मिला कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, टोटल हमें मिल चुका है। अब करना क्या है, सीधा टोटल ही करना है हमें, एस तो है नहीं, दिया जाए फिक्स वैल्यू तो वही लिखनी है जैसे आगे वाले सम में हमने लिख दिया था, ठीक है। तो इतनी वेराइटी आपको मिलेगी, 3 टाइप के सम होते हैं, पहला सब कुछ दिया जाए, दूसरा स्क्रैप वैल्यू या रीसेल प्राइस कॉमन दी जाए, तीसरा वैल्यू ही ना दी जाए, उस तरह से काम हो सकता है, ठीक है। टोटल करते हैं, C प्लस सिग्मा एफ ऑफ टी 10,300 11,600 13,900, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ेगा, वैसे डिवाइड करते वक्त ही करेंगे हम, 21,500 देन 26,800, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए पहले ईयर में तो वही रहता है। तूफानी एग्जाम्पल मैंने बोला है इसे, क्यों, क्योंकि ये इस कैटेगरी का अपने ही टाइप का स्पेशल एग्जाम्पल है, अभी बताऊंगा, कुछ वक्त रुक जाओ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी सम्स में कहीं पे भी नहीं है। 46333333.33 है, वही रखते हैं। 17,200 डिवाइडेड बाय 4 4300 मिल रहा है हमें। आंसर देखोगे तो बोलो तो ये आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, रुको बच्चों अभी, ठीक है। डिवाइडेड बाय अब करेंगे हम 5, ओ इस वजह से सॉलिड सम है, दोनों जगह पे सेम एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके लास्ट वाली कैलकुलेशन के बाद बताऊंगा। और अब देखते हैं तो इट इज़ 4466 यानी 0.66 यानी 67। अब दोनों जगह पे सेम वैल्यू हो तो जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, यानी घटी वैल्यू और एक साल वही वैल्यू है तो 4th ईयर में क्यों रिप्लेस करें, वही कॉस्ट चल रही है हमारी, तो वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर नॉट 4th ईयर, ठीक है। जब TA की वैल्यू सेम हो तो लेटेस्ट जो लास्ट ईयर हो दोनों में
कॉमन ईयर में उस ईयर के बाद प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे 4300 इन द, लिखना तो दोनों ही पड़ेगा, 4th ईयर एंड 5th ईयर, ठीक है। बट रिप्लेस कब करेंगे? वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। प्रोडक्ट को रिप्लेस आपको करना है 5th ईयर में। तो ये वेरिएशन है, यही इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें दोनों की दोनों टीए की वैल्यू सेम आती है। और आपको याद रखना है जो लास्ट ईयर हो, 4 के बाद 5th आए, 5th के बाद अगर 6th आए, तो उस ईयर के बाद प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है इसके। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर रीसेल प्राइस जो है बच्चों वो भी डिक्रीज करने के लिए कंडीशन वो देते हैं। और वैसा हमारी बुक के अंदर इकलौता एक समय यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा जा चुका है। मैं बताता हूं जस्ट अ मिनट आपको, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पिटारे से, यस, एंड वो है गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम, दैट इज 45 का सी, ठीक है। तो सभी वैरायटी वाले एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड कर लिए आज के सेशन में। ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वही हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमारे सम नंबर 45 के सी में। ज़्यादातर इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल हो, प्रॉब्लम सम्स हो, उसके अंदर क्या होता है कि टेबल में यहाँ पे 6 साल तक प्रोडक्ट रिप्लेस हो ही जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे वर्ड बदल दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है तो हम वो वर्ड बदल देंगे जरूर। कॉस्ट प्राइस लकीली सेम है, ठीक है। थोड़ा ये बोर्ड का फायदा मिलता है हमें कि टेबल जो है बार बार मुझे नहीं बनाना पड़ता, बट आपको बनाना है अच्छे से। ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अक्यूमुलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी वर्ड्स यूज करे आपको वो वर्ड यूज करने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग એટલે खर्च, वस्तु चलावવાનો खर्च, बराबर। दिया क्या है? ओके, मशीन की कॉस्ट 7000 है, मैंने ऊपर वाले सम की कॉस्ट देख ली थी, यस। एंड फर्स्ट ईयर में उसकी जो वैल्यू है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 200, यानी फर्स्ट ईयर में 200 है। एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज 500 एवरी ईयर। कभी कभी ऐसा देते हैं वो लोग, फर्स्ट 2 ईयर्स में 200, तो पहले 2 ईयर में 200 लिखो, फिर बाद में एक एक ईयर के लिए 500 ऐड करना है, ठीक है। वैसा भी एक सम है, मगर वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो 200 में 500 ऐड करो, 700, 500 ऐड करने हैं, तो 6 साल का तक का डेटा लिखना है। अब कहानी का ट्विस्ट, इकलौता ये सम ऐसा ही है जिसमें रीसेल वैल्यू के लिए भी कंडीशन दी है। बोला है रीसेल वैल्यू फॉर द मशीन फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4000 एंड इट डिक्रीजेज ₹500 एवरी ईयर, ठीक है। यानी 500 ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देन 3000 होगा, देन 2500 होगा, देन 2000 होगा, एंड देन होगा 1500, ठीक है। तो 6 साल तक का डेटा है, 8 साल तक होगा तो 1000 लास्ट में 500 हो जाएगा, ठीक है। मगर ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी अब सम जो है वो नॉर्मल पुरानी प्रोसेस वाला हो गया। यहाँ पे रीसेल प्राइस के लिए घटने की कंडीशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बढ़ने की कंडीशन दी है, तो ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। वेरिएशन वाइज सभी एग्जाम्पल हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। सो 200 प्लस 700 9 प्लस 12 2100 3800 6000 एंड 8700, ठीक है। फिर भी टैली कर लेता हूँ, यस। और अब करना क्या है, तो C माइनस है 7 माइनस 4000 यानी 3000 प्लस 200 3200, 7 माइनस 3500 3500 प्लस 9 4400, ठीक है। चेक कर लेने का, ऐसा डाउट लगे तो। 4000 प्लस 2100 यानी 6100, सो 4500, 7000 माइनस 2500 करेंगे प्लस 3800 यानी 8300, 8300, 5 प्लस 6 यानी 11000, ठीक है। चेक कर लेना जहाँ पे भी आपको खुद डाउट लगता है वहाँ पे। सो 5500 प्लस 8700 यानी 14200, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो याद रखना है दुर्घटना को घटाना ना हो।
तो प्रॉपर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। यस, तो हो गया है, पहला आंसर आ रहा है 3200, यानी स्टार्टिंग के 2 स्टेप के बाद प्रोसेस पुरानी है और आपको मज़ा भी आएगा। सो दिस इज 2200, 6100 बाय 3 करेंगे, यानी 2033.33 घटती जा रही है वैल्यू। 8300 बाय 4 यानी 2075 बढ़ गई वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिलेगी। बाकी कैलकुलेशन ज़रूरी है दिखाना, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, सो 2200। कभी ऐसा नहीं होगा कि बढ़ने के बाद वापस फिर से घट जाए, और होता है ऐसा तो चेक करो अपने पर्सनल कैलकुलेटर को, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है। TA की वैल्यू डिक्रीज होती है अप टू सम इयर्स एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो C में जो है हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो मिनिमम वैल्यू इज 2033 इन द थर्ड ईयर, सो प्रोडक्ट शुड बी रिप्लेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, मत लिखना थर्ड ईयर, ठीक है। तो वैरायटी में ऑलमोस्ट जो हमारा काम है इस चैप्टर के जो भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के सेशन में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं, 7-8 ओवरऑल मिला के। थियरी का पार्ट जो है अंदर बुक के जो है 77 नंबर के पेज पे, उसमें तो ज़्यादातर जो है हमारे थियरी से रिलेटेड है, जैसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीनिंग पहली लाइन में ही था, वही आंसर है, दैट असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। विच मेथड इज यूज्ड, तो हंगेरियन मेथड। 5x5 टेबल है तो 5 सॉल्यूशन मिलेंगे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए आप कब ऑप्टिमम सॉल्यूशन देते हो असाइनमेंट में, व्हेन कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन, चौथे का आंसर। 5वें में बताया कैपिटल एन लेस देन स्मॉल एन, हर बार आप लिख चुके हैं। सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट अमॉन्ग दोज एलिमेंट which are not covered in any dotted line and add that minimum element where 2 lines intersect and again draw dotted lines. Repeat this process until capital N is equal to small n. तो वो होगा हमारा 5 नंबर का पार्ट। What is the objective of assignment problem? ठीक है, equal number of origins are to be assigned to equal number of destination. वो objective भी meaning में ही मिल जाता है। Replacement का meaning पूछा है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर, व्हाट इज द नेचर ऑफ एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी वो हम कह चुके हैं, खास नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ द वैल्यू ऑफ एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट लिखा है, होना चाहिए नेचुरली। आप देख सकते हो बुक के अंदर वर्ड है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये दोनों जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8 नंबर एंड 9 नंबर में, तो वो करेक्शन करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। और दे तो आपको समझना है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट की एवरेज हम नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं TA यानी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो द वैल्यू ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट TA डिक्रीजेज अप टू सम इयर्स एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो 9 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब आपको डाउट होगा कि 8 नंबर क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 8 नंबर में क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर देंगे। क्यों, देखो क्या लिखा है, फॉर द गिवन प्रॉब्लम एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेज। अब एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट जैसा तो वर्ड नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो इंक्रीज ही होता है, एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट TA बढ़ता ही जाए ऐसा तो कभी होगा नहीं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये क्वेश्चन सदियों से कैंसल्ड है, 8 नंबर को कैंसिल कर देना, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हमारे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मगर जाने से पहले आपके लिए सम्स तो मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में अगर आपको करना है 26 नंबर आप करोगे, ठीक है। फिर जो मैं बोल रहा था पहले 2 इयर्स में सेम वैल्यू रहे, तो वैसा 32 नंबर का सम है वो एक आप करोगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पिटारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और सम आप करो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 के पिटारे से, तो क्या 3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल जाए, 47 का D, ठीक है। तो 3 सम ये करने हैं और बुक के अंदर सुपर इलुस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, तो 6 इलुस्ट्रेशन है, सभी के सभी आपको देख लेने हैं मिला के ओवरऑल, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 1 to 6 एक बार गिन लेना है, क्योंकि गिनोगे तो ही आपको समझ में आएगा, कई बार एग्जाम में सीधे इलुस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा यूनिट था, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल का फॉर्मेट सेम है, इसलिए सभी के सभी जब हम ज़्यादा मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे,
आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही पेपर टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं 50 एग्जाम्पल करवाऊँ, मगर आप अगर नहीं करोगे एग्जाम्पल तो आपकी स्पीड कम रहती है। ड्राइंग करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, तो ड्राइंग में वक्त ज़्यादा जाता है, तो प्रैक्टिस करो परफेक्टली। ठीक है, तो यूनिट हमारा जो ये एक और यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, यूनिट वाइज साथ साथ में काम करते जाओ। एग्जाम की डेट जो भी है आएगी जब तब देखे जाएगा, मगर तैयारी करके रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4 पर्ट एंड सीपीएम, जो कि बहुत ही छोटा सा प्यारा सा यूनिट है। इसके जितना ही 6-7 लेक्चर का ही काम है। फिर सबसे लेंदी यूनिट नंबर 1 रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वो हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो ऑपरेशंस रिसर्च बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तैयारी करते रहो साथ में। डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम कई बार कह चुके हैं, मगर प्लीज़ रेगुलर काम करो। उसके अलावा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में काम, मगर पहले हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले एमसीक्यूज, फिर हम लास्ट में कहेंगे जय माता जी। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें ऑलमोस्ट 4 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। बाकी आगे का जो बुक के अंदर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट है वो तो हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। पर जिसमें पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि इन असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी ब्लैंक। ठीक है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन हमारे पास है। फर्स्ट अनइक्वल, वैसे आपको पता ही है। दूसरा इक्वल, सी जो ऑप्शन है अनइक्वल और इक्वल, या डी जो है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, और आपको पता ही है रोज एंड कॉलम्स हमेशा होने चाहिए इक्वल, यानी आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी पूछे जा चुके, इसलिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं अब, जिसमें कहते हैं कि इन असाइनमेंट प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ xij इज ब्लैंक। ठीक है, तो xij की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन जो पहला है वो है 0 और 1, बी है 0, सी है ओनली 1, या डी नन ऑफ द अबव। और हमें पता है जहां पे एलोकेट करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, वहां पे 1 लिखा जाता है, बाकी समझा जाता है 0। तो ऑप्शन होगा ए, यानी आइदर 0 और 1। तो ये हुआ हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। और एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है हंगेरियन मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व ब्लैंक प्रॉब्लम। ठीक है, नेचुरली एग्जाम में जब असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन सब साथ में होते हैं तब पता चलता है, बाकी तो हमें इसका आंसर पता ही है। अभी फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं। असाइनमेंट प्रॉब्लम दूसरा असाइनमेंट हुआ, तीसरा हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड चौथा जो हुआ वो होगा रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड यूज होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, वो हमें पता ही है। ठीक है, तो एग्जाम में चारों यूनिट होते हैं, तब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान कमर्स के बच्चे इंटेलिजेंट है, रेडी काम करते हैं, कोई कष्ट होगा नहीं। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एमसीक्यू, जो कि कह रहा है द बेस्ट ईयर फॉर रिप्लेसमेंट इज द वन वेयर ब्लैंक इज मिनिमम। आज हमने जो एग्जांपल देखे उसी से कनेक्टेड ये आंसर है। नंबर 1 टोटल कॉस्ट, बी आएगा हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑप्शन, सी जो है तीसरा ऑप्शन वो है क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, या चौथा ऑप्शन है एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं टीए। यानी नेचुरली ऑप्शन होगा हमारा डी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो तभी हमें प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना चाहिए। तो 4 ऑब्जेक्टिव हमें ऑब्जर्व करने थे बच्चों, खास ध्यान रखना है। अच्छे से तैयारी करो, चैप्टर का कॉन्सेप्ट रेडी करोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछे आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के सेशन में एंड इस यूनिट को कंप्लीट हम कर रहे हैं, यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.